हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड के बारे में, जो कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की यूनिट 9 है। तो सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड किस कंट्री ने ज़्यादा किया, या वर्ल्ड ट्रेड में कौन सी कंट्री सबसे आगे है, या वर्ल्ड ट्रेड किस तरह ग्रोथ कर रहा है। तो अगर हम कमोडिटी कंपोजिशन देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स occupies top position in the world exports। मतलब आपका जो फिनिश्ड गुड्स होता है वो आपका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड में। द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैज़ इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5%, while the trade in agriculture exports has grown up by 3% in the year 2003। ये जो हमारे पास डाटा है ये 2003 के हिसाब से है। तो इसमें बताया गया है कि आपका जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है या फिनिश्ड गुड्स हैं वो आपका पर ईयर 5% के हिसाब से आपका ग्रोथ कर रहा है, और जो आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं वो 3% के हिसाब से। तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि आपका जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है वो ग्रोथ कर रहा है, और आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो डिक्लाइन कर रहा है। क्योंकि अगर आप दोनों की रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो एक रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, और एक बहुत बढ़ने की जो उसकी कंडीशन है, जो पॉसिबिलिटी है या रेट है, बहुत कम है। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि कमोडिटी प्रोडक्ट्स में आपका जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है वो ग्रोथ कर रहा है, और आपका जो माइनिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो डाउन जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, कि मतलब किस कंट्री ने कितना ट्रेड किया है या एक्सपोर्ट किया है। वो हम देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ल्ड मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स बाय रीजन इन परसेंटेज। जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स कर रखा है इन कंट्रीज़ ने, जो कि हमारे पास डाटा है 2005 का, जो हम देख लेते हैं बस, क्योंकि एग्जाम्स में कभी आपके डाटा नहीं पूछे जाते। ये आपके सिर्फ सेल्फ नॉलेज के लिए हैं कि आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कितना मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स कर रही है। इसमें यूरोप दे रखा है 73%, नॉर्थ अमेरिका से 56%, एशिया 51%, सेंट्रल अमेरिका 24, CIS 18 और अफ्रीका 9। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही मर्केंडाइज प्रोडक्ट्स का वो आपकी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है। दूसरा देखते हैं कि रीजन वाइज ट्रेड, मतलब रीजन वाइज कौन ट्रेड कर रहा है और कौन टॉप पे है। तो देख लेते हैं हम नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, USSR या USSR, या इसे आप अब कह सकते हैं रशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया। ये कुछ कंट्रीज़ हैं, और इनका हमारे पास टाइम पीरियड या ईयर्स दे रखे हैं 1983, 1993, 1995, 1998। तो इस टाइप आप देख सकते हैं। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 15.4 था इसका यहाँ पर डाटा, और आप 1998 में देखें तो ये 17.0, और ये सारी वैल्यूज़ हैं बिलियंस में है। तो आप बिलियंस में यूज़ ना करके सिर्फ पॉइंट्स में बात करूँगा। तो आप देखते हैं 1983 और 1998 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी वैल्यूज़ में। यहाँ 15.4 थी तो वहाँ सिर्फ 17 हुई है। इसी तरह आपकी सारी जो आपकी डाटास हैं आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो ग्रोथ हुआ है सबसे ज़्यादा वो किसका हुआ है? वेस्टर्न यूरोप का। रीजन में कौन सा? वेस्टर्न यूरोप जो आपका रीजन है उससे सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है। क्योंकि आप देख सकते हैं 1983 में ये 39.0 था, जो कि 1998 में 44.5 तक पहुंच गया। लेकिन आप अभी किसी और को देखते हैं, जैसे आप USSR को देखते हैं तो 9.6 से 4.1 डिक्लाइन हो गया। ये तो अफ्रीका 4.4 से 2.0 ये भी डिक्लाइन हुआ। मिडल ईस्ट 6.7 से 2.6 ये भी डिक्लाइन हुआ आपका। और एशिया था जो आपका 19.1, ये ग्रोथ के साथ 24.5 हुआ। क्योंकि एशिया में ही आपके चाइना, जापान, इंडिया आता है, क्योंकि यहाँ पर चीप लेबर बहुत ज़्यादा इसलिए अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पर से ग्रोथ हुई है। अब देख सकते हैं तो सबसे पहले इसमें कौन सा टॉप रीजन है? वेस्टर्न यूरोप, जिसने सबसे ज़्यादा ट्रेड को ग्रोथ किया है। अब हम देख लेते हैं मेजर ट्रेंडिंग नेशंस, या वो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं। अब इसमें नाम दे रखे हैं जो कि हमारा डाटा है ये 2003 के हिसाब से है। पहला नाम है जर्मनी, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड जापान, फोर्थ चाइना, फिफ्थ फ्रांस, सिक्स्थ यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर भी जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो सारी बिलियंस डॉलर में हैं। तो जर्मनी का जो 2003 का एक्सपोर्ट था वो 748.3 था बिलियन डॉलर।
यूनाइटेड स्टेट का था $723.8 बिलियन, जापान का था $471.8 बिलियन, और चाइना तो उस टाइम पे फोर्थ रैंक पे था $437.9 बिलियन। लेकिन ये डाटा हमारे पास कब का है, 2003 का है। लेकिन अब जो रिसेंटली ट्रेंड है या रिसेंटली डाटा है उसमें चाइना टॉप लेवल पे आ चुका है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे, अपनी ग्रोथ पे या अपने एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है या बहुत ज़्यादा वर्क किया है, जिससे कि अब जो रिसेंट में है वो नंबर 1 पे आ चुका है। आप ऊपर देख सकते हैं, हमने लिख भी रखा है कि चाइना हैज़ बीन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स सिंस 2009 से वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है गुड्स का चाइना। ऑफिशियल स्टेटमेंट estimates suggest Chinese exports amounted to $2.097 ट्रिलियन इन 2017। आप देख सकते हैं कि 2.097 ट्रिलियन डॉलर्स इसका जो एक्सपोर्ट था वो नापा गया है, वो मेजर किया गया है। तो सिंस 2013 चाइना हैज़ आल्सो बिकम द largest trading nation in the world. The United States previously held this position. और इससे पहले अगर बात करें तो 2009 से पहले इस जगह पे कौन था, यूएस आ चुका था, यूएस के बाद जर्मनी था। तो इसमें आप जो 2003 का डाटा है इसमें यूएस को दूसरी रैंक दी गई है, जर्मनी को पहली। तो हम कह सकते हैं यूएस अभी भी अपनी उसी रैंक पे है, बस पहली रैंक पे चाइना आ चुका है। अब देखते हैं हम सर्विसेज में आप देख सकते हैं कि नॉर्मली आप सर्विस किससे रिलेटेड होती है, आपकी टेक्नोलॉजी। जितनी आपकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है उतनी आपकी सर्विसेज अच्छी होगी। और इस टाइम पे यूएस से अमेरिका टॉप पोजीशन पे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज पे, जितनी भी आपकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और सर्विसेज में कौन कौन सर्विसेज हैं, और टॉप सेक्टर्स पे आप एजुकेशन सर्विस भी देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देते हैं, आप ट्रांसपोर्ट भी देते हैं। तो उसमें से कुछ देख लेते हैं। तो पहली रैंक पे आती है आपकी कमर्शियल सर्विसेज, दूसरे पे आपके ट्रैवल सर्विसेज, थर्ड पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये आपका सिर्फ कह सकते हैं ओवरव्यू देखा आपने कि वर्ल्ड ट्रेड किस तरह हो रहा है, किस रीजन में हो रहा है, किन सर्विसेज का हो रहा है। हम आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट बकेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, कि किस कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया है जो अभी डेवलपिंग है। तो आप देख सकते हैं डाटा हमारे सामने है। नॉर्थ अमेरिका 9.2, एग्रीकल्चर है, माइनिंग में इसका 12.1 है, मैन्युफैक्चरिंग में 74.6 है। तो इसी तरह जब आप इन सभी का डाटा देखोगे, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो आप इनका देखोगे कि एग्रीकल्चर और माइनिंग ये दोनों हमारा किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, डेवलपिंग कंट्रीज प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा डेवलप है या ज़्यादा डिपेंड है एक्सपोर्ट्स के लिए कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चर यूनिट्स। क्योंकि आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर और माइनिंग अगर इन्हें आप ऐड करते हैं तो ये 50+ जाता है डाटा। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं तो उसमें सिर्फ 2 कंट्री या 3 कंट्रीज ऐसी हैं हमारे पास। पहली है नॉर्थ अमेरिका, दूसरी है यूरोप, तीसरी आपकी एशिया, जो मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कर रही हैं या मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर रही हैं। तो आपका एक तरह से पूरा डाटा दिया कहीं कौन सी कंट्री, कौन सा रीजन कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, किस सेक्टर से कर रहा है, आप देख लेंगे इसे बाद में। तो अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे अपने, प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, या हमारी डेवलपिंग कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। नॉर्मली एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन यहीं से आता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट आपका इलास्टिक ऑफ डिमांड, सेकंड इज ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, थर्ड आपका इनलास्टिक ऑफ सप्लाई, फोर्थ आपका कंपटीशन फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स, फिफ्थ आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सिक्स्थ आपका प्राइस फ्लक्चुएशंस, सेवंथ आपका प्रोटेक्शनिज्म। इसमें आपके सब्सिडीज आती हैं और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। प्रोटेक्टिज्म होता क्या है कि जब प्रोटेक्शन देते हैं हम किसी को, अपनी इंडस्ट्रियल कंपनीज को या सेक्टर्स को, किसके खिलाफ, अदर कंट्रीज की, तो उसमें आते हैं हमारे सब्सिडीज और नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर्स। इसके अंदर बात करेंगे आगे एक्सप्लेन में, डीप में। 8th पॉइंट आता है आपका मैनेज ट्रेड, 9th आता है आपका नॉन ट्रेड इश्यूज, 10th आता है आपका मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशंस। तो हम एक एक पॉइंट्स को अब एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है कि व्हेन इनकम इज चेंज दे चेंज आवर चॉइस और सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कि जब आपकी इनकम ग्रोथ होती है तो आपका जो चॉइस कह सकते हैं या आपका जो प्रेफरेंस होती है प्रोडक्ट्स की, वो भी चेंज होती है। अभी आप हो सकता है कि आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास इनकम कम है,
तो आप प्राइमरी सेक्टर्स में जैसे जो अनप्रिपेयर फूड्स हैं या अनप्रिपेयर प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूज़ करें, आप खुद उनका आगे प्रिपेयर कर सकें या खुद उन्हें कन्वर्ट कर सकें दूसरे प्रोडक्ट में। क्या आप उसमें कि आपके पास इनकम सोर्स नहीं है तो आप अभी ज़्यादा पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी गुड्स के ऊपर, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज करोगे जिन पे आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े या आपको प्रॉपर वो पहले से ही डेवलप मिले। तो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं, और नॉर्मली प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके। इनके प्रोडक्ट्स एक तरह से रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप रॉ मटेरियल की जगह मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या प्रीपेयर्ड गुड्स को यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमारी प्रॉब्लम आती है फर्स्ट। दूसरा है हमारा ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। Since the beginning of the 1970s, role of service sector has increased all the cost of primary goods. Service sector also affected manufacturing sector, leading to reduction in the demand for raw material. अब जब आपका 1970 के बाद देखा जाता है कि जो आपका जो सर्विस सेक्टर था वो इंक्रीज हुआ। रीज़न क्या, जब आप कोई प्रोडक्शन करते हो, आप कुछ भी करते हो तो आपको उसमें मैन पावर चाहिए। मैन पावर चाहिए। अगर आप कोई भी आपको रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, आप किसी की सर्विस लेनी पड़ेगी। जब आप किसी दूसरे की सर्विस लेना शुरू करोगे तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है या गुड्स की कॉस्ट है वो इंक्रीज होएगी। तो आप देख सकते हैं जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो आपका अपने आप प्रोडक्ट भी महंगा होएगा, और जब प्रोडक्ट महंगा होएगा तो आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और जब आपका एक्सपोर्ट कम होएगा तो आपका रॉ मटेरियल कोई नहीं परचेज करेगा, कोई नहीं एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप नॉर्मली किस पे डिपेंड थे। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ मैक्सिमम वही एक्सपोर्ट करा करती प्राइमरी सेक्टर्स रिलेटेड गुड, लाइक हमारे रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, माइनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ जो अदर सेक्टर्स में यूज़ किए जाते थे। थर्ड है हमारा इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम कंट्रीज कुड नॉट meet the demand of importing countries due to uncontrollable factors like weather, lack of storage facilities. अब आपके पास प्रोडक्शन भी अच्छा है और आप ग्रोथ भी अच्छी कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन अगर आपके पास उस प्रोडक्ट को स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है तो आप उस चीज़ को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एक कोई कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्री है, वो मिल्क प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट क्या है, पर्शेबल गुड्स है, कि जिसे वीक के अंदर, शायद वीक या 10 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट अगर यूज़ ना हो तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्टोरिंग फैसिलिटीज़ ही नहीं है, आपने गुड्स बना लिया, आपने स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है आपके पास, तो आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि आपका जो वेदर कंडीशन है एक्सपोर्ट के टाइम वो बहुत ख़राब है, तो उसमें भी आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो उसमें वही कंडीशंस आती हैं या वही गुड्स आते हैं, जैसे आपका कोई फूड प्रोडक्ट्स हो गए, आपके फ्रूट्स हैं, या आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। इन सब के लिए क्या होना चाहिए, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास इनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए स्टोरेज करने की, और आपका वेदर, क्लाइमेट, आपका जोग्राफिक एरिया, वो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए जिससे आप उस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकें और ईजिली एक्सपोर्ट कर सकें। फोर्थ पॉइंट हमारा कंपटीशन फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर चीप कंपैरिजन टू देयर प्रोडक्ट्स लाइक यूज ऑफ प्लास्टिक एंड फाइबर इंस्टेड ऑफ आयरन। अब डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही थी कि वो एक तरह से हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए। अब आप एग्जांपल पे ले सकते हैं, आपका कोई एसी है, पहले जो आया करते वो सिर्फ आयरन अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ किया करते मैन्युफैक्चरिंग में, एयर कंडीशनर के प्रोडक्शन में। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बदलता गया और अब कंपनीज ने आयरन की जगह प्लास्टिक और फाइबर को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जब उसका सब्स्टिट्यूट उन्हें मिल गया, और या कहें कि आयरन से सस्ता पड़ रहा है उन्हें प्लास्टिक और फाइबर, तो उन्होंने आयरन का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो इसीलिए कह सकते हैं कि कंपटीशन फ्रॉम सब्स्टिट्यूट हम नहीं कर पाए, या उनके कंपटीशंस की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज का एक्सपोर्ट कम हो गया। अब देखते हैं हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ लेड economies in the use of raw material. For example, demand for iron ore has declined due to recycling of metal scrap. अब जब तक हमारे पास किसी प्रोडक्ट्स की नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी या उस प्रोडक्ट को हम दोबारा यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते रहेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी क्योंकि वो मैन्युफैक्चर्ड पे
मेन फोकस क्या करती, तो रॉ मटेरियल में एज अ आयरन और वो डेवलपिंग कंट्री से लिया करती। लेकिन जब उन्होंने रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया कि किस तरह वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स का जो आयरन से प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप किया था, उस प्रोडक्ट के खराब होने के बाद उसके आयरन को दोबारा यूज़ कर सकें, या किस तरह उसके आयरन को कन्वर्ट करके फिर से उस पहले की फॉर्म में लाया जा सके जहाँ से उसे मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जा सके। तो अब उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली आपके आयरन को रिसाइकल करने की, तो अपने आप आपकी जो डिमांड है या आपका जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पास पुराना मटेरियल भी है और उसको रिसाइकल भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे एक्सपोर्ट पे। नेक्स्ट आपका प्राइस फ्लक्चुएशन इन इंटरनेशनल मार्केट। द प्राइस फ्लक्चुएशन इज अकर्ड। जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट होती है वहाँ पर जो प्राइस कह सकते हैं कोई फिक्स नहीं होते, डे बाय डे या आवर बाय आवर, या कह सकते हैं हम हर सेकंड्स में प्राइस, प्रोडक्ट्स का जो प्राइस होता है वो चेंज होता है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन जो एक कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो इस चीज़ को कह सकते हैं कि वो इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते कि उनके प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस वहाँ पर कितना रहे। लेकिन जब आपने कोई प्रोडक्शन करा है अपने पास, अपनी कंट्री प्रोडक्शन करा है, हो सकता है कि आपने उसमें 100 रुपये का प्रोडक्शन कॉस्ट लगाई हो, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचे तो उसकी पोस्ट या कॉस्ट एट ए टाइम 80 रुपीज़ पे आ गई। तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उस पर 100 रुपीज़ की, और आपको प्राइस अमाउंट जो मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में वो आपको मिल रहा है 80 रुपीज़। तो आप कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करोगे, या अगर आप करोगे तो आपको लॉस उठाना पड़ेगा। इसलिए इसने भी हमारे एक्सपोर्ट को कम किया, प्राइस फ्लक्चुएशंस ने। अब आता है हमारा प्रोटेक्शनिज्म, जो भी होता है कि किस तरह हम किसी अपनी कंट्रीज को या अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सिक्योर करें, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें अगेंस्ट other countries. Many developed countries have resorted to the policy of protectionism to protect their domestic sectors from the competition of developing countries. अब आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे तो आप जो प्रोडक्ट वहाँ एक्सपोर्ट करोगे वो किससे कम्पीट करेगा, दूसरी कंट्री की लोकल सेक्टर से, वहाँ के डोमेस्टिक सेक्टर्स से। तो कई गवर्नमेंट क्या करती है डेवलप कंट्रीज़ की कि उनके वहाँ जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि उस कंट्री में उन्हें दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स से कम्पीट ना करना पड़े या कॉम्पिटिशन ना करना पड़े, तो वो कुछ पॉलिसीज अपनाती हैं जिनके थ्रू वो अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ होने में हेल्प करती हैं। तो इसमें पहला आता है आपका सब्सिडीज, दूसरा आता है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब सब्सिडीज क्या होता है, इसमें कह सकते हैं हम किसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरह से हम उसे फाइनेंशियल हेल्प देती है गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ को। हो सकता है कि उन्हें ग्रोथ के लिए कह दे कि हम आपको कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन अवेलेबल या लोन प्रोवाइड कराएंगे जो मार्केट में अवेलेबल होता है। हो सकता है कि बाहर किसी को 10% या 11% के हिसाब से लोन मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एरिया को सिर्फ 3% या 4% पे करा दे। तो इस तरह वो उनकी हेल्प करती है दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स के। अब जब उन्हें हेल्प मिल जाएगी तो अपने प्रोडक्ट को चीप कर देंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग गवर्नमेंट से मिलने लगी, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करने लगी फाइनेंशियली, तो अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता कर देंगे। जब सस्ता करेंगे तो जो आपका एक्सपोर्ट होकर प्रोडक्ट गया है उसके कंपैरिजन वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, और उसी की फिर डिमांड होगी और आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है, महंगा है। दूसरा है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। तो इसमें नॉर्मली बता दें कि टैरिफ में क्या होता है कि उसमें कोई ड्यूटी लगा दी जाती है। जब आप किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट वहाँ की आपके प्रोडक्ट पे टैरिफ्स लगा देगी या ड्यूटीज लगा देगी कि आप अगर हमारी कंट्री में प्रोडक्ट बेचोगे तो उस पर 10% या 20% प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आपका प्राइस इंक्रीज होएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो एक्सपोर्ट आप कम ही करोगे। नेक्स्ट आपका मैनेज्ड ट्रेड। मैनेज्ड ट्रेड क्या होता है, many countries have preferred the formation of regional and sub-regional grouping and bilateral and counter trade agreement to multilateral trade। अब कुछ कंट्रीज मिलकर एक समझौता कर लेती हैं, एक यूनियन बना लेती हैं कि हम सिर्फ आपस में ट्रेड करेंगे, या हम तुम्हें ए प्रोडक्ट देंगे तो तुम्हारी कंट्री हमारी कंट्री को बी प्रोडक्ट देगी। तो इसमें पहले वो फिक्स कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री किस कंट्री को देगी, या कितनी कंट्रीज उन ट्रेड के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर आएंगी। तो जब अगर हम किसी उस एग्रीमेंट में नहीं है और उस कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट है, या उन्होंने कोई अपना ग्रुप बना रखा है रीजनल वाइज या कह सकते हैं कंट्री वाइज, तो उसमें भी हम
ट्रेड कर तो लेंगे लेकिन हमारे वहाँ की ग्रोथ नहीं हो पाएगा, हमारा वहाँ एक्सपोर्ट तो होएगा लेकिन उसकी वहाँ जब डिमांड ही नहीं होगी तो हम एक्सपोर्ट क्यों करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन ट्रेड इश्यूज। अब बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कुछ रूल रेगुलेशंस बना दिए उन्होंने कि हम वो अपने डोमेस्टिक एरिया को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किस तरह सिक्योर करें। तो कुछ रूल्स देख लेते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज हैव सफर्ड अ setback due to recent practices of developed countries to emphasize on non-trade issues with trade। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत सारे ऐसे इश्यूज को, रूल्स रेगुलेशंस को बना दिया है जिनकी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज के एक्सपोर्ट को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ एग्जांपल हैं कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज का प्रोडक्ट चाइल्ड लेबर के हिसाब यूज़ करके बना है तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं यूज़ एक्सपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में, या फिर अगर आपका प्रोडक्ट हेल्थ एंड सैनिटरी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करता है तो भी आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट ने इन्वायरमेंटल, कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से हार्म किया है तो भी आपके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू जिससे वो अपनी कंट्रीज़ के, होम कंट्रीज़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीलेटरल कॉरपोरेशंस। मल्टीलेटरल कॉरपोरेशंस क्या आप जानते हैं कि ये एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। जब एक कंट्री और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हर कंट्री की पॉलिसीज़ के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बदलते हैं। तो अब देखते हैं कि मल्टीलेटरल कॉरपोरेशंस trade in many countries and they provide global products according their importing countries with low cost। कोई कंपनी है वो बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रही है और आप एक छोटे लेवल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम होगी प्रोडक्ट की कंपैरिजन टू आपके। अब जब आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर वही प्रोडक्ट्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस उसे कम लेवल पे अवेलेबल कराए तो वो उसी का तो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आपके प्रोडक्ट की कंपैरिजन उनकी कॉस्ट कम रखते हैं या उनकी कॉस्ट कम आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे एक्सपोर्ट हमारा इफेक्ट होता है। आगे देखते हैं कि अब टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है। टर्म ऑफ ट्रेड रेफर्स टू रेशो प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इंपोर्ट प्राइसेस। एक तरह से एक रेशो होता है जो आपके एक्सपोर्ट प्राइसेस और इंपोर्ट प्राइसेस के बीच में होता है। In other words, term of trade means the quantity of imports that can be bought by a given quantity of country's export। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है तो उससे आप कितना एक्सपोर्ट से आपको फॉरेन एक्सचेंज मिला है उससे आप कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि आपको इंपोर्ट अगर करना है तो उसके लिए आपको कितना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली यही होता है हमारा टर्म ऑफ ट्रेड। The ratio at which a country can trade domestic products for imported products in the term of trade. The term of trade determines how the gain from trade are distributed among trading partners. Term of trade refers to unit value of index of exported divided by unit value index of imports multiplied by 100। तो इसमें यही कह रखा है कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को कितना एक्सपोर्ट करो कि आपकी जो इंपोर्ट नीड है या आपकी जो कॉस्टिंग है उसको आप पूरा कर सकें। तो टर्म ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला है हमारे सामने देख सकते हैं कि यूनिट वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, कि हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं उसकी टोटल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पर और नीचे आएगा हमारा यूनिट वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कि हमने कितना एक्सपोर्ट करा है दूसरी कंट्री से और उसकी हमें कितनी वैल्यू पे करनी है, वो मल्टीप्लाई में 100। तो नॉर्मली टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है? टर्म ऑफ ट्रेड एक रेशो है जो हमें बताता है कि हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने इंपोर्ट के लिए, या हमें अपने इंपोर्ट के लिए कितना एक्सपोर्ट करना है कि जिससे हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस या प्रॉफिट आ सके। थैंक यू गाइस, आपका चैप्टर ख़त्म होता है ये वर्ल्ड ट्रेड। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।